अब देखो लास्ट क्लास में जो हमारे चल रहा था वो गिब्सन प्रोडक्शन था। गिब्सन पैराडॉक्स, ठीक है ना। ये गिब्सन पैराडॉक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, कल की क्लास में मैंने लास्ट तक एक जो इक्वेशन निकाली थी उसमें बता दिया था कि डेल्टा एस जो होता है वो क्या होता है 2n के log 2 के बराबर होता है। यहाँ तक ये वैल्यू जो ये एंट्रोपी की ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, गिब्सन पैराडॉक्स, गिब्स पैराडॉक्स को प्रदर्शित करती है। अब देखो गिब्स पैराडॉक्स प्रोड्यूस कब हो, क्या होता है एक चीज देखो वापस थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, कि जैसे ही आप देखो कि आपके पास में एक गैस फर्स्ट गैस और ये दो गैस है, इन दोनों को आप मिलाओ, अगर दोनों ही गैस है क्या है समान है, मतलब दोनों ही गैसों की प्रॉपर्टी इनके मॉलिक्यूल वगैरह सब कुछ समान है, वॉल्यूम वगैरह और नंबर ऑफ पार्टिकल सब इक्वल है, आपने दोनों को जोड़ा तो वो इनके डबल के बराबर हो जाएगी अगर दोनों का वॉल्यूम वगैरह सब कुछ इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो उस कंडीशन में क्या है, जब गैसें समान है तो समान गैसों को आप वापस क्या कर सकते हो, दो अलग अलग भागों में या दो अलग अलग बर्तनों में वापस उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, या उनको अलग अलग बर्तनों में वापस विभाजित भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ये कैसी गैसें हो जाए, असमान गैसें हो जाए, असमान गैस होगी, मतलब असमान गैस मतलब जो कि एक जैसी इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उन दोनों को आपने एक बार मिक्स कर दिया तो फिर उन दोनों को वापस अलग कर पाना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब समान गैसों को मिलाया जाता है तो वो प्रक्रम जो होता है वो कैसा प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय से मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस से मतलब होता है आपने फर्स्ट स्टेट में हो और सेकंड स्टेट में जा रहे हो तो सेकंड स्टेट से आप वापस फर्स्ट स्टेट में भी आ सकते हो। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए तो वापस दूसरी स्टेट से वापस कौन सी फर्स्ट स्टेट में नहीं आ सकते, तो वो वाली प्रोसेस जो होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इन दोनों ही प्रोसेस में यही डिफरेंस होता है कि एक में तो पहले से दूसरी में जा सकते हो, दूसरी से पहले में भी आ सकते हो, पर दूसरे वाले में क्या होता है आप पहले से दूसरी में गए तो दूसरी से आप आगे वापस तीसरी में जा सकते हो, पर उनसे वापस आप पहली वाली अवस्था में कभी नहीं आ सकते। इस वजह से जो ये दोनों प्रक्रम होते हैं, इन दोनों प्रक्रम में एंट्रोपी जो होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है। एक में तो एंट्रोपी जो होती है डेल्टा एस वो किसके बराबर होती है, जीरो, और दूसरे में डेल्टा एस क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। और इन दोनों का अगर मिक्सअप रूप में लिखेंगे तो डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब देखो आपके पास उत्क्रमणीय प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम या फिर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए गैस वो किसके बराबर होनी चाहिए, डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो। और गिब्स पैराडॉक्स के अंदर जब हम यहाँ तक पहुंचे डेल्टा एस बराबर 2n के log 2, तो उस कंडीशन में आपने अगर लास्ट क्लास का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जब हम दो बर्तनों के अंदर दो एक जैसी गैसें भरते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उनकी एंट्रोपी टोटल उन दोनों बर्तनों की एंट्रोपी क्या होगी, फिर अगर हमने बीच में से विभाजक प्लेट को हटा दिया तो उस कंडीशन में एंट्रोपी हमने निकाली, फिर दोनों एंट्रोपी के जो जो अलग अलग बर्तन थे और जब एक ही बर्तन कर दिया गया तो उस कंडीशन में एंट्रोपी में क्या चेंज हुआ वो इक्वेशन लिखी निकाली, इन दोनों इक्वेशन का हमने डिफरेंस निकाला तो वो किसके बराबर आ गया, डेल्टा एस बराबर 2n के log 2 के बराबर आया। तो देखो यहाँ पे 2n के log 2k के बराबर आया और गैसें कैसी थी, समान गैसें थी। और समान गैसों का जो मिक्सअप होता है इक्वल गैसेज का मतलब एक जैसी गैसेज का क्या होता है, अगर मिक्सन होता है या मिक्सर किया जाता है तो ये प्रोसेस जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी तो क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। तो वहां पे ये इक्वेशन जो होती है वो उस एजम्पशन का या फिर उस प्रॉपर्टी का क्या कर रही है, विरोधाभास कर रही है, विरोधाभास कर रही है, या फिर आप ये कैसे रेस्ट्रिक्शन को ये फॉलो नहीं कर रही है। वहां से आप देखो वहां पर जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी का मान के चेंज इन एंट्रोपी जीरो के बराबर होता है, पर यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर आ रही है, जीरो के इक्वल नहीं आ रही है। इस वजह से ये जो चेंज इन एंट्रोपी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यही जो विरोधाभास या रेस्ट्रिक्शन जो है वो क्या कहलाता है, आपके गिब्स पैराडॉक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो इस गिब्स पैराडॉक्स को किसी भी गैस के लिए आप कैसे रिमूव कर सकते हो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो अभी आपने जब हमने जो लास्ट क्लास का डेरिवेशन पढ़ा था उसमें आप देखोगे यहां तक हम पहुंचे थे, उसमें हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया था, पार्टीशन फंक्शन का जेड टी इज टू वी अपॉन एच क्यूब
2 पाई m kT की पावर 3/2 की पावर है। मतलब हमने गैस के कणों को कैसे कण मान लेते, गैस के अणुओं को हमने कैसे अणु मान लेते, सारे के सारे भेद अणु मानेंगे। अगर हम सारे के सारे अणु भेद मानेंगे तो उस कंडीशन में क्या उत्पन्न हो रहा है, आपके गिब्स पैराडॉक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एंट्रोपी जीरो के बराबर नहीं आ रही है। लेकिन वहीं पर समान गैस हो पर उसके अणु कैसे मान लिए जाए, अभेद अणु। क्योंकि आपको मालूम है अभेद अणु क्यों माने जाएंगे, अभेद अणु ये माने जाएंगे क्योंकि गैस वही है, उसी गैस के आप अणु ले रहे हो, पर अणु जिस गैस की है उसके सारे के सारे अणु क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। एक ही गैस के अणु, जैसे कि आप H2S गैस लोगे तो उसके अंदर जितने भी अणु होंगे वो सारे के सारे H2 होंगे, H2 के होंगे, और आप उसको क्या नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि पहला अणु कौन सा है, दूसरा अणु कौन सा है, तीसरा अणु कौन सा है, क्योंकि एक ही प्रकार की गैस है और एक ही प्रकार के अणु है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर अभेद अणु होंगे गैस के तो पार्टीशन फंक्शन को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल n कोष्टक में v अपॉन h क्यूब 2 पाई m k t की पावर 3/2 की पावर n से प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको इसमें पार्टीशन फंक्शन जो वहां पे आप ये यूज करे थे, अब उस जगह पे पार्टीशन फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये वाला पार्टीशन फंक्शन यूज करना है। जब ये वाला पार्टीशन फंक्शन यूज करोगे तो आप प्रत्येक बर्तन, जो दो अलग अलग बर्तन थे, एक ए बर्तन और बी बर्तन, इसके अंदर जो गैस भरी हुई उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल n, टेम्परेचर T और वॉल्यूम V, इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल n, टेम्परेचर T और वॉल्यूम V है। इन दोनों गैसों के लिए या फिर आप जो ये बर्तन है उस बर्तन के लिए जो गैसें भरी हुई है उनके लिए आप अगर क्या लिखना चाहोगे, उसके लिए अगर आप क्या लिखना चाहोगे, उसके लिए आप लिखो के लिए आप हेल्प होज फ्री एनर्जी लिखना चाहोगे तो वो आप लिख सकते हो, एफ का मान क्या होता है माइनस के KT लॉग ऑफ जेड से आप क्या लिख सकते हो, एफ का मान लिख सकते हो। अब देखो अभेद का मतलब है आपके इनडिस्टिंग्विशेबल, और भेदगण का मतलब है डिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पे देखो डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल से मतलब ये है, मतलब जो ये भेद अणु लिखे हुए और अभेद अणु लिखे हुए, मतलब आपने क्या बोला इसको, डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल और इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल, इन दोनों का अर्थ ये है कि जो डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास में गैस के अंदर कितने भी अणु है ना, उन सबको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि पहला अणु ये है, दूसरा अणु ये है, तीसरा अणु ये है, चौथा अणु ये है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो क्या कहलाएंगे, डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल या फिर भेद कण कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभेद कण जो होते हैं ना उसमें क्या होता है, आप ये नहीं पता कर सकते कि पहला मॉलिक्यूल कौन सा है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, चौथा मॉलिक्यूल कौन सा है, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हो गए तो उस कंडीशन में पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। तो उस वैसे अणु जो होते हैं उनको क्या बोले जाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल बोला जाएगा। तो इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल जो होंगे उसके लिए पार्टीशन फंक्शन जो होगा उसको इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके लिए पार्टीशन फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। जब इस तरीके का पार्टीशन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपके क्या यूज क्या आ रहा है, उसके अंदर गिब्स पैराडॉक्स आ रहा है, ठीक है, मतलब सारे कणों को आप क्या कर रहे हो, डिविजिबल कर पा रहे हो, मतलब उनके बारे में पता कर पा रहे हो कि कौन सा अणु है, कौन सा मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मान लो कि जो आपने गैस यूज की है उसमें सारे मॉलिक्यूल सिमिलर है, इक्वल है, मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल है जिनको आपको क्या करना, अलग अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस कंडीशन में पार्टीशन फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला। और इस वाले पार्टीशन फंक्शन से अगर आप प्रत्येक बर्तन के अंदर भरी हुई गैस के लिए अगर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को लिखना चाहोगे तो एफ बराबर क्या होता है माइनस KT लॉग जेड। अब देखो, अब इसके अंदर अगर आप जेड का मान रखो, अब मेरे को लगता है लीलू आपकी ये जो भेद और अभेद करने वाली प्रॉब्लम है ये आपके सॉल्व हो गई होगी, ठीक है ना। तो देखो एफ बराबर माइनस KT लॉग जेड, जेड का मान ये इस फॉर्मूले में रखोगे तो एफ बराबर क्या होगा माइनस KT लॉग कोष्टक में 1 अपॉन
फैक्टोरियल n v अपॉन h क्यूब 2 पाई m kt की पावर 3/2 की पावर n, ये आ जाएगा मान। ठीक है, अब ये मान आ जाएगा, उसके बाद में देखो इस इक्वेशन को हमने इससे पहले भी एक टॉपिक के अंदर सॉल्व किया था, तब देखो इसका मान जो आया था वो किसके बराबर था, f बराबर माइनस के n के टी लॉग कोष्टक में v अपॉन n लॉग v अपॉन n प्लस 3/2 लॉग कोष्टक में 2 पाई एफ के टी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1, ये मान आएगा। सॉल्व करके देखना, यही वैल्यू आएगी, इसके अलावा इसकी और कोई नहीं आएगी। 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो n log n के अंदर चेंज हो जाएगा, फिर ये n इसके आगे की तरफ आएगा, v और n के बीच में भी एक रिलेशन निकलेगा, वहां से ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तब ये log v अपॉन n प्लस 3/2 log 2 पाई m kt अपॉन h स्क्वायर प्लस 1 के बराबर इसका मान आएगा। इसको पहले भी करवाया है, जब आपने सिक्योर टेट्राइड रिलेशन किया था उसके अंदर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का इक्वेशन निकाला था, वो इसी के बराबर आया था। अब देखो, अब आप क्या करो, जब आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी प्राप्त हो गई तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एनर्जी का जो आपका एंट्रोपी है उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्योंकि एंट्रोपी एस जो होती है वो क्या होती है, E माइनस एफ अपॉन टी के बराबर होती है। तो टोटल एनर्जी तो आपको मालूम है गैस की क्या होगी, 3/2 NKT, अगर उसके अंदर कितने अणु है, n अणु है, तो देखो एनर्जी बराबर क्या आ गई, 3/2 NKT आ गई। एंट्रोपी एस बराबर क्या है, E माइनस एफ अपॉन टी है। तो देखो दोनों में टी है तो टी से टी कट जाएगा, तो उस कंडीशन में एंट्रोपी, अगर आप दो अलग अलग बर्तन, जो पहला बर्तन और दूसरा बर्तन है उसके लिए लिखोगे तो एस ए बराबर क्या लिखा जाएगा, एन के कोष्टक में लॉग v अपॉन n प्लस 3/2 लॉग कोष्टक में 2 पाई m के टी अपॉन h स्क्वायर प्लस 5/2, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक बर्तन के लिए ये वैल्यू आई, दूसरे बर्तन में वही की वही गैस भरी हुई है, उसका वही का वही वॉल्यूम है जो पहले बर्तन वाली का है, वही के वही अणु है, तो उस कंडीशन में दूसरे बर्तन में भरी हुई गैस का मान की एंट्रोपी का मान एस बी बराबर क्या होगा, एन के कोष्टक में लॉग कोष्टक में v अपॉन एन प्लस 3/2 लॉग कोष्टक में 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 5/2, ये इसका मान आ जाएगा। अब अगर आप टोटल सिस्टम जो दोनों ही बर्तनों का के अंदर अलग अलग गैस भरी हुई है, इनका पूरी का आप क्या निकालना चाहोगे, क्योंकि अब देखो दो बर्तन है वो किसी एक प्लेट से विभाजित है, तो टोटल निकाय इन दोनों बर्तनों का हुआ, उस पूरे निकाय की अगर आप एंट्रोपी लिखना चाहोगे तो वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो यहां से एस आई पूरे निकाय की एंट्रोपी अगर लिखना चाहोगे तो वो एंट्रोपी क्या आएगी, एस आई इक्वल टू एस ए प्लस एस बी के बराबर होगी। ठीक है, एस आई बराबर एस ए प्लस एस बी, तो यहां से ये एस आई क्या हो जाएगा, 2n के लॉग v अपॉन n प्लस 3/2 लॉग 2 पाई m के टी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 5/2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम ये करते हैं कि जो बर्तन आपने लिया है, दो बर्तन लिए, उन दोनों में से आप क्या कर दो, विभाजक प्लेट, डिवाइडर प्लेट को आप क्या कर दो, हटा देते, और निकाय की एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी एस ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपकी। अब देखो जब आपने निकाय में के अंदर से विभाजक प्लेट को हटा दिया ना, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, 2v हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएंगे, 2n के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से ये एस एफ किसके बराबर आ जाएगा, 2n के लॉग 2v अपॉन 2n प्लस 3/2
लॉग कोष्टक में क्या आ जाएगा 2 पाई m kT अपॉन h स्क्वायर की पावर। अब देखो ये 2 से 2 गया। अब देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे v इक्वल टू 2v, इसलिए क्योंकि आपने जब प्लेट इसमें से हटा दी बीच में से, इसका वॉल्यूम भी इसका वॉल्यूम भी ये गई, तो ये पूरा इस तरीके से बदल जाएगा, तो v प्लस v क्या आ जाएगा 2v आएगा, नहीं तो फिर और क्या आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें भी n थे और इसमें भी n थे, बीच में से प्लेट हटाई तो n प्लस n किसके बराबर आ जाएगा 2n के बराबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस है, उसी का यूज करना है कि एक प्लेट के अंदर आधी जो बर्तन है उसमें आपने वही की वही गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम v है और नंबर ऑफ पार्टिकल n है, दूसरे में भी आपने वही की वही भरी हुई है, प्लेट हटा दी तो दोनों गैस मिक्स हो जाएगी, तो वॉल्यूम इसका और इसका वॉल्यूम जुड़ेगा तो 2v के बराबर, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो वो n और n क्या हो जाएगा 2n के बराबर हो जाएंगे ना। ठीक है ना, तो देखो अब आपने जब एक तो जब बर्तन के बीच में प्लेट रखी उस समय एंट्रोपी ये है, जब बर्तन के बीच में से प्लेट हटा दी तब ये एंट्रोपी ये है, तो एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ परिवर्तन, डेल्टा एस जो है वो किसके बराबर होगा एस एफ माइनस एस आई, इसका क्या आ जाएगा 0। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ये क्या हो जाता है गिब्स पैराडॉक्स जो है वो क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, ये आप जान रहे हैं। ये इसका क्या है रिमूव, क्योंकि देखो जो 7.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यही पूछा जाता है कि कोई भी दो एक जैसी गैस है उनको आप अगर मिक्स करते हो तो उसमें प्रोड्यूस होने वाले गिब्स पैराडॉक्स के फॉर्मूले का व्युत्पन्न कीजिए, साथ ही साथ में यह भी बताइए कि इस गिब्स पैराडॉक्स को उन गैसों के लिए कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो उनके लिए दोनों के लिए ये आपको दोनों प्रोसेस करने पड़ेंगे। लास्ट क्लास में गिब्स पैराडॉक्स किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है उसकी इक्वेशन क्या होगी पैराडॉक्स की वो निकलवाई थी, और आज की क्लास में अभी तक जो बताया उसमें ये बताया कि गिब्स पैराडॉक्स किस तरीके से रिमूव होता है और दोनों के मतलब प्रोड्यूस होने का कारण क्या होता है, रिमूव होने का क्या कारण है, वो आपको इन जो लास्ट वाला क्लास का वीडियो और आज वाली क्लास का वीडियो इसमें दोनों में ही पता चल जाएगा, चल गया होगा अभी तक तो। ठीक है ना, देखो ये जो गिब्स पैराडॉक्स है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो ये सब ये ध्यान रखना नॉर्मल क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखो कि बाकी वाले डेरिवेशन की तुलना में ये थोड़ा सा सिंपल भी है पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको समझना, क्योंकि एक इक्वेशन आपको याद होती है तो उस कंडीशन में यहाँ से उस स्टार्टिंग वाली इक्वेशन से यहाँ तक पहुंचना कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एक बार पढ़ लोगे तो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब देखो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है स्पेसिफिक हीट के बारे में। विशिष्ट ऊष्मा, वैसा देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन में तो आपको इतना सा पता ही होगा कि कोई भी आपके पास में गैस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा यूज की जाती है उसको आप क्या बोलते हो विशिष्ट ऊष्मा। मतलब कोई भी आपके पास में गैस है उस गैस का आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या करना है इंक्रीज करना है, तो उसमें जो ऊष्मा यूज होगी वो क्या कहलाएगी आपके विशिष्ट ऊष्मा या फिर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ये आपको इसके अंदर डेफिनेशन आपको पहले भी पढ़ी हुई होगी, अभी मैंने वापस बता दी। पर इस स्पेसिफिक हीट में भी आपको कितने टाइप की 2 प्रकार की स्पेसिफिक हीट याद होनी चाहिए, एक तो कौन सी सीपी और दूसरी कौन सी है सीवी, दोनों ही एक प्रकार से स्पेसिफिक हीट है, पर जो सीपी जो स्पेसिफिक हीट है सीपी का मतलब क्या है, सीपी का मतलब है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, आपने कोई भी गैस ली तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है अगर उस प्रेशर का मान कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपने क्या कर दिया उस गैस के टेम्परेचर को आपने कितना बढ़ा दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया,
तो उस कंडीशन के अंदर जो उस गैस की ऊष्मा होगी वो कौन सी ऊष्मा कहलाएगी? एट ए कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगी। वो आपको ध्यान रखना, नियत दाब के ऊपर विशिष्ट ऊष्मा उसकी कहलाएगी। आपको क्या रखना है? दाब को नियत रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? गैस के ताप को कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो उस कंडीशन के अंदर जो उसकी ऊष्मा है वो कौन सी ऊष्मा कहलाती है? नियत दाब पर उस गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और इसको जिससे प्रदर्शित किया जाता है वो है आपके सीपी। और आपको ध्यान रखना सीपी जो होता है, अब आपने क्या कर दिया? प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में जो ये सीपी है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है? डेल क्यू अपॉन डेल टी पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू, डेल क्यू अपॉन टी जो होता है वो किसके बराबर होता है? डेल एस के बराबर होता है। तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी ऑफ डेल एस। तो यहाँ से जो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला जो आपको ये मिलेगा वो क्या होगा? टी कोष्टक में डेल एस अपॉन डेल टी, एंट्रोपी के रूप में एक फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा। ये फॉर्मूला जो है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से दूसरी जो स्पेसिफिक हीट है सीवी, वो किसको प्रदर्शित करती है? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट, मतलब नियत आयतन के ऊपर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर किसी गैस की स्पेसिफिक हीट होती है उसको सीवी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आपने आयतन को किसी भी गैस के को क्या रख दिया? नियत रख दिया, मतलब उसके आयतन में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और उस कंडीशन के अंदर भी उसके ताप में क्या वृद्धि हो जाए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए किसी प्रकार की ऊष्मा देकर, तो उस कंडीशन के अंदर जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को क्या बोला जाता है? नियत या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से जिस तरीके से इसका फॉर्मूला है वैसे कि वैसे इसका फॉर्मूला जो होता है सीवी बराबर हो क्या होता है? डेल क्यू अपॉन डेल टी वी इसके से टी डेल एस अपॉन डेल टी। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। एक चीज और ये कि जब हम सीपी और सीवी को जोड़ते हैं तो इसका क्या रहते हैं? डिफरेंस रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वो आर के बराबर होता है। ये आपको और ध्यान रखना है। वैसे ये रिलेशन तो आपके पढ़े हुए होंगे, पहले भी 11th के अंदर भी पढ़े हुए होंगे और थर्मोडायनेमिक्स जो आपने अभी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी है उसके अंदर भी ये रिलेशन पढ़े हुए होंगे। पर फिर भी एक बार वापस बता दूं कि जो स्पेसिफिक हीट है वो 2 टाइप की होगी, एक तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और इन दोनों ही टाइप की स्पेसिफिक हीट है जो उसका अंतर होता है वो आर के बराबर होता है। अब देखो अगर आपके पास में क्या है? 2 टाइप की गैस आप ले लो। ठीक है, 2 टाइप की गैस में कैसे समझी? 2 टाइप की गैस में आप एक तो कैसे ले लो? एक परमाणु गैस ले लो, और दूसरी गैस जो है वो कैसी है? द्विपरमाणु गैस है। अब इन दोनों ही गैसों के लिए स्पेसिफिक हीट है जो सीपी और सीवी, उसका क्या मान होगा वो आपको याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं? एक परमाणु गैस लेते हैं। ठीक है, तो एक परमाणु गैस जो होगी ना उसमें आप ध्यान रखना कोई भी अणु जो होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता की कोटियां, वो कितनी होती है? 3 होती है। स्वतंत्रता मतलब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी क्या होगी? 3 होती है। किसी भी एक परमाणु गैस के लिए हमेशा ये ध्यान रखना उसकी स्वतंत्रता की कोटियां कितनी दी जाएगी? 3 प्रकार की उसकी क्या होती है? तीन जो होगी उसकी क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है ना? और यदि मान लो कि जो आपने एक परमाणु गैस ली है उसमें अणुओं की संख्या कितनी है? n है। तो उस कंडीशन के अंदर हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो गैस होती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? अभी देखो जब हमने आइडियल गैस पढ़ रहे थे तो उस कंडीशन हमने गैस की टोटल एनर्जी भी ज्ञात की थी, और टोटल एनर्जी क्या की थी? एवरेज एनर्जी भी ज्ञात की थी। तो आपको मालूम हो तो एवरेज एनर्जी जो थी उस गैस की वो कितनी थी? 3/2 kT के बराबर।
और टोटल एनर्जी जब अगर हम लिखेंगे इस गैस की, तो वो अगर इसमें अणुओं की संख्या n है, तो इस कंडीशन में इसकी एनर्जी E किसके बराबर आ जाएगी? 3/2 n kT के बराबर आ जाएगी। अब देखो, अगर आपको मालूम हो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका मान किसके बराबर होगा? देखो एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, डेल क्यू अपॉन डेल टी वी के बराबर पढ़ा था। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपको मालूम है थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा यू प्लस पी डीवी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये डेल्टा क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया? डेल यू। मतलब अगर इंटरनल एनर्जी को किसी भी परमाणु या अणु की या किसी गैस की इंटरनल एनर्जी को उसकी टोटल एनर्जी के बराबर मान ले, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा ई के। तो यहाँ से आपकी सीवी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी ए थे कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो कुल एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 n kT। तो इस एक परमाणु गैस के लिए अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट को लिखोगे तो ये क्या आएगी? डेल ई अपॉन डेल टी वी। तो सीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला? 3/2 n k। और n k जो होता है वो किसके बराबर होता है? आइडियल गैस के लिए r के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से ये सीवी का मान क्या आ गया? 3/2 r के बराबर आ गया। ठीक है, ऐसे के ऐसे अगर इस सीपी का मान लिखना चाहोगे तो सीपी बराबर क्या होगा? सीवी प्लस आर, और इसका मान क्या होगा? 5/2 आर। तो देखो अगर इसका कंपैरिजन कुछ करना चाहो तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ वैल्यू क्या है? 3, यही वैल्यू लिखी जा रही है। और आप देखोगे यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये भी 3। तो यहाँ से ये आप ये लिख सकते हो कि जो सीवी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? एफ अपॉन 2r के बराबर होता है, और सीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ अपॉन 2r प्लस आर के बराबर। ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, उसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे एनर्जी ई बराबर जो है वो 3/2 n kT आई है। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे ही चेंज हो जाएगी ना, तो देखना सभी ये जो एनर्जी आप स्पेसिफिक हीट लिख रहे हो सीवी सीपी और सीवीसीपी ये दोनों ही लिख रहे हो ना, इन दोनों का वही मान चेंज हो जाएगा। वो आपको इससे जो नेक्स्ट जो क्लास अभी जस्ट इसके बाद होगी उसके अंदर जब हम क्या पढ़ेंगे, द्विपरमाणु गैस को पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो उसमें आप देखना सीवी और सीपी दोनों के मान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। उनकी वैल्यू में टेम्परेचर के साथ में किस प्रकार से परिवर्तन होगा उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सीपी और सीवी का मान क्या आ गया, ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद में आप देखो कि जो ये जो स्पेसिफिक हीट होती है इसका अनुपात जो होगा आपको मालूम होगा गामा के बराबर होता है, सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2 r अपॉन 3/2 r। गामा का मान क्या होगा? ओनली फॉर ओनली एक परमाणु गैस के लिए गामा की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1.67 के बराबर होती है। ये ध्यान रखना, एक परमाणु गैस के लिए जो गामा होगा वो कितना होगा? 1.67 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो जैसे हमने एक परमाणु के लिए इसकी वैल्यू निकाली है, वैसे के वैसे हम द्विपरमाणु के लिए भी स्पेसिफिक हीट का मान ज्ञात करेंगे। वो निकलने के बाद हम क्या करेंगे? वो निकलने के बाद हम गामा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, अलग अलग जो इसकी वैल्यू होगी। और उसके बाद में टेम्परेचर के साथ में गामा की जो ये सीपी और सीवी की वैल्यू है वो किस तरीके से बढ़ती है, उसके फॉर्मूले क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है।